So this is entity relationship model. In this chapter, we are going to discuss about the relationship of, we'll talk about the entities and their relationship. और इस मॉडल को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे. So थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि this diagram was proposed by Peter P. Chen in 1970s, and this is basically conceptual level data model. In the first chapter we discussed के जो हमारे पास लेवल्स थे डेटाबेस में वो इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल्स थे. तो एक्सटर्नल लेवल पे यूजर होता है और इंटरनल लेवल पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, डेटाबेस के स्कीमा क्रिएट कर रहे होते हैं. और कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर हम लोग इसका हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम इसको डिजाइन करते हैं कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स कितने होंगे, एंटिटीज कौन से हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे डिजाइन हो जाते हैं. सो डेटा मॉडल टू डिस्क्राइब सिस्टम एट द रिक्वायरमेंट स्टेज, जिसमें हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है सिस्टम की. इस डायग्राम के थ्रू आपको हाई लेवल डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगा. किसी को अगर डेटाबेस समझाना हो तो ये डायग्राम आपको हेल्प करता है, इजी टू अंडरस्टैंड. rigorous enough to be used for system building, और सिस्टम्स को बनाने में भी ये डायग्राम आपके लिए काफी होता है कि आप उसके थ्रू सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. इसको देखकर डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, उसकी कोडिंग कर सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल इन दिस मॉडल, ये तीन चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी. ये कॉन्सेप्ट है इसके बेसिक्स. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंटिटीज, दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एट्रीब्यूट्स, जो कि एंटिटीज के होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं. ठीक है, और डायग्रामेटिक नोटेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम ये चीजें दिखाते हैं. इनको वन बाय वन देखें. ये है क्या एंटिटीज, क्या होती है. एंटिटी कहते हैं एंटिटी थिंग, एनिमेट of independent physical or conceptual existing and distinguishable in the university database context. An individual, a student, faculty member, a classroom, a course, ये सब एंटिटीज हैं. यानी कि हर वो चीज कहता है जो फिजिकल कंसेप्चुअल जिसकी एग्जिस्टेंस हो या एक दूसरे से मुख्तलिफ हो. ठीक है, या जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हो दूसरी चीजों से, तो उसको आप एंटिटी कहते हैं. जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कहता है अगर डेटाबेस बनाए यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एंटिटीज क्या होंगी. स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, जिसका टेबल बन सकता है. फैकल्टी मेंबर यानी कि टीचर एक एंटिटी है जिसका टेबल क्रिएट कर सकता है. क्लासरूम एक एंटिटी है जिसके अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम्स के नाम से. कोर्स एक एंटिटी है जिसमें कोर्सेज की डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एंटिटी कहलाता है जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें तो मैं आपके पास होती हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना के दें, उसका डेटाबेस बनाएं, तो लाइब्रेरी के अंदर एंटिटी होगा बुक्स. ठीक है, तो बुक क्योंकि हर लाइब्रेरी में बुक होंगे, लाइब्रेरियन होगा यानी कि स्टाफ उसका. इसके अलावा लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स होंगे जो कि बुक्स इशू कराएंगे या मेंबर्स कह लें जिसको. ठीक है, इसके अलावा आपके पास जर्नल्स होंगे, उनके बारे में भी डेटा स्टोर करेंगे, तो वो भी एंटिटी कहलाएंगे. अच्छा, एंटिटी सेट किसको कहते हैं. जब आप एक सिंगल वैल्यू होगी तो उसको एंटिटी कहते हैं और उसकी कलेक्शन को आप एंटिटी सेट कहते हैं. जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स कहूँ जब, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे तो वो एंटिटी सेट कहलाएगा. फैकल्टी मेंबर, तो फैकल्टी मेंबर एक है तो टीचर फॉर एग्जाम्पल तो एक एंटिटी है, लेकिन अगर टीचर्स कहेंगे तो फिर एंटिटी सेट कहलाएगा ये. ठीक है, या फैकल्टी मेंबर्स अगर कहें. क्लासरूम, तो एक क्लासरूम है, क्लासरूम्स कहूँ तो फिर वो एंटिटी सेट कहलाएगा क्योंकि बहुत सारे. तो यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी सेट कॉल्ड कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, कोर्स एंटिटी सेट कलेक्शन ऑफ कोर्सेज. ठीक है, कोर्स एंटिटीज. तो कलेक्शन यानी एक से ज्यादा अगर उसकी डेटा की कलेक्शन देखेंगे तो फिर वो एंटिटी सेट कहलाता है. एट्रीब्यूट कहलाते हैं कॉलम्स. ठीक है, किसी टेबल के कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स कहते हैं. तो एंटिटी में जैसे कि स्टूडेंट की एंटिटी है यानी कि स्टूडेंट का अगर टेबल है तो स्टूडेंट का नाम होगा एक कॉलम,
दूसरा कॉलम होगा स्टूडेंट का रोल नंबर, तीसरा होगा स्टूडेंट का सेक्स, इसी तरह स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, ये सब उसके कॉलम्स कहलाएंगे। एंड वो सारे कॉलम्स क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। दो चीजें बता दी आपको, एंटिटीज, एंटिटी बताया कि एंटिटी मतलब कोई भी फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल चीज जो कि आप सोच सकते हैं जिसका, या जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फिर डेटाबेस में आप सोचते हैं कि एंटिटीज कौन सी हैं, फिर उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की ये एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ टीचर टेबल है तो उसके एट्रीब्यूट बताते हैं, तो टीचर का नाम होगा, टीचर की क्वालिफिकेशन होगी, टीचर का फोन नंबर होगा, टीचर की सैलरी होगी, ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट के कुछ टाइप्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट होते हैं जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं, जिनमें एक वैल्यू स्टोर की जाती है, सिंगल वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, इसलिए अटॉमिक वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब है सिंगल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द सिंपल एट्रीब्यूट। जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम, तो डिपार्टमेंट का नाम एक ही होगा, तो एक कॉलम के अंदर अगर डेटा स्टोर कर रहा हूं तो दिस इज अ सिंपल एट्रीब्यूट। फोन नंबर फॉर एग्जांपल, तो एक नंबर होगा कोई भी जिस जो आप स्टोर कर रहे होगे, तो वो क्योंकि सिंगल है तो इसलिए उसको कहेंगे ये सिंपल एट्रीब्यूट है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट करें, ये नेम, सपोज डिपार्टमेंट का नाम, तो डिपार्टमेंट का नाम जैसे कि अगर हम लिखें इधर फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो ये क्योंकि एक है, इस कॉलम के अंदर मैंने सिंगल वैल्यू इंसर्ट की है विच इज फिजिक्स फॉर एग्जांपल। या अगर मैं लिखूं केमिस्ट्री, तो ये क्योंकि एक एक वैल्यू स्टोर हो रही है एक सेल के अंदर एक वैल्यू, ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यू या सिंपल वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करता तो उसको मैं मल्टी वैल्यू कहता। ये सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक सेल के अंदर एक वैल्यू, तो ये सिंपल वैल्यू, सिंपल एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के, उनको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम जो है उसको स्टोर करवाएं, तो अगर इसको नेम को मैं लिखूं नेम, तो नेम किन तीन चीजों से मिलके बनता है आपको पता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट नेम, ठीक है, दूसरा आपका होता है मिडिल नेम, और तीसरा आपका क्या होता है? लास्ट नेम। तो नाम किस चीज से, कितनी चीजों से मिलके बन गया? तीन चीजों से बना है, आपका नाम, आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम, यानी कि आपका सर नेम। तीन चीजें मिलाते हैं तो फिर आपका क्या बनता है जाके? नेम बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी कि ये तीन चीजों से मिलके बना है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं क्वालिफिकेशन कॉलम सपोज, तो क्वालिफिकेशन किन चीजों की होती है? क्वालिफिकेशन में आपका आएगा डिग्री का नाम, कि आपकी डिग्री कौन सी है, कौन से ईयर में आपने पास किया है उसको, और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया हो फॉर एग्जाम्पल। तो कितनी क्वालिफिकेशन कितनी चीजों से मिलके बना है? तीन चीजों से, यूनिवर्सिटी, ईयर और डिग्री का नाम। तो इस कॉलम को क्या कहेंगे? दिस इज योर क्वालिफिकेशन कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट क्यों? क्योंकि तीन चीजों से मिलके बना है। तो हर वो कॉलम जो कॉम्बिनेशन हो दो या तीन दूसरे कॉलम्स का या उससे ज्यादा कॉलम्स का, तो वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि एड्रेस, अगर मैं कहता हूं एड्रेस, एक कॉलम है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ, एड्रेस के अंदर आपको पता है कि आपका जो है वो हाउस नंबर आता है, ठीक है, एक। दूसरा आपके पास क्या आता है? स्ट्रीट, ठीक है। तीसरा क्या आता है? आपके एरिया का नाम या मोहल्ले का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है सिटी का नेम, और उसके बाद आपका प्रोविंस, उसके बाद आपका क्या आता है? कंट्री का नाम। तो कितने एट्रीब्यूट्स बन गए? देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चीजों से मिलके क्या बना आपका? एड्रेस बना। तो दिस एड्रेस इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। कॉलम्स होंगे ये, और ये इस कॉलम को बनाने के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली कंपोजिट एट्रीब्यूट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉलम्स, ठीक है, या मोर देन वन इंफॉर्मेशन। और जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसमें कोई एक ही वैल्यू होगी, उसको किसी और कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डिपार्टमेंट का नाम एक ही होगा, उसके लिए आपको दूसरा कोई कॉलम की जरूरत नहीं है, या दो चीजों से मिलके नहीं बना।
इसकी इसी तरह ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का खुद ही पता लग जाए, तो वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं, तो क्या आप एज कैलकुलेट कर लेंगे? सपोज ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज, ठीक है, 1 जनवरी 2002, तो क्या एज खुद ही पता लग जाएगी आपको? कैसे पता करेंगे आप लोग? आप लोग सिंपल ये करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे 2002 से लेके 2020 तक कितने साल बन गए। टोटल 18 साल बनते हैं, तकरीबन 17 साल और कुछ महीने, या 18 साल तकरीबन कर लेते हैं इसको, तो 18 ईयर्स मेरी एज हो जाएगी, खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। तो एज किसके थ्रू बनी? एज कैलकुलेट हुई है डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया, तो आपने मुझे क्या कैलकुलेट करके दिया? एज कैलकुलेट करके दिया। तो इस एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव इसलिए क्योंकि ये से कैलकुलेट हुआ, यहाँ लिखा हुआ है एज डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, तो इसलिए हमें कॉलम अगर डेट ऑफ बर्थ बना दें तो एज कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बना रहे हो तो फिर वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा। यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी एज कितनी है, यूजर से बस डेट ऑफ बर्थ पूछे और एज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी है विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ कॉलम। सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होगा कि ऐसा एट्रीब्यूट जो एक वैल्यू स्टोर करता हो, ठीक है, और वो एक से ज्यादा वैल्यू ना लेता हो आपसे इनपुट में। जैसे कि यहाँ पर ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये एक वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे ये भी सिंगल वैल्यू है, अगर मैं इसमें फर्स्ट नेम दे दूं अली, तो ये सिंगल वैल्यू है, एक वैल्यू मुझसे इनपुट ले रहा है। सिंगल वैल्यू मीन्स जिसमें एक वैल्यू इंसर्ट होती है। मल्टी वैल्यू मीन्स जिसमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट होती है। जैसे ईमेल एड्रेस आपके कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल का कॉलम कुछ इस तरह हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें 2-3 ईमेल लिखूं, जैसे a@gmail.com, दूसरा ईमेल है मेरा a@yahoo.com, और तीसरा ईमेल है मेरा a@hotmail.com। ये तीनों मेरे ईमेल एड्रेसेस हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू क्यों? क्योंकि कितनी वैल्यूज दी है मैंने इसमें? 1, 2, 3 वैल्यूज दी है मैंने इसमें। किस चीज की? ईमेल की, क्योंकि एक बंदे के एक से ज्यादा ईमेल हो सकते हैं, तो इसलिए इसको मल्टी वैल्यू कहेंगे। जैसे कि आप लोगों के फोन नंबर, आपके अगर एक फोन नंबर है सिंपल, अगर आप एक फोन नंबर स्टोर करते हैं वन ओनली, तो उसको सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे, जैसे ये फोन नंबर है। लेकिन अगर आपके 2-3 एक फोन फोन नंबर्स हैं, 2-3 फोन नंबर्स हैं, तो फिर आप लोग उसको इस तरह स्टोर करते हैं अगर, ठीक है, तो फिर ये अब आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा फोन नंबर्स है। तो ये कहता है कि सिंगल वैल्यू मतलब एक वैल्यू, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ एक होगी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ एक होती है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ एक होती है, तो इसलिए इसको सिंगल वैल्यू कहते हैं। मल्टी वैल्यू वो होंगे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हो। जैसे आप एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ते हो, एक से ज्यादा ईमेल हो सकते हैं, डिग्रीज आपकी एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे आप लोगों की डिग्रीज एक से ज्यादा है, मैट्रिक किया, फिर आपने इंटर किया, फिर आप बीएस कर रहे हो, फिर आप मास्टर्स कर सकते हो, तो एक से ज्यादा डिग्रीज हो गई ना, तो डिग्रीज के लिए मल्टी एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह ईमेल एक से ज्यादा, फोन नंबर एक से ज्यादा। अगर सिंगल है तो फिर तो आप एक वैल्यू करोगे, वो सिंगल एट्रीब्यूट कहलाता है। तो एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं? एट्रीब्यूट कैन बी सिंपल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स कैन बी सिंपल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स कैन बी कंपोजिट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, और सिंपल कंपोजिट कंपोजिट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो टोटल 4 तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सिंपल सिंगल वैल्यू, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक वैल्यू स्टोर करता है और सिंपल वैल्यू लेता हो आपसे, ठीक है। एट्रीब्यूट सिंपल और मल्टी वैल्यूड, यानी कि सिंपल एट्रीब्यूट है, यानी कि वो कंपोजिट नहीं है, एक ही एट्रीब्यूट है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा है, तो वो सिंपल मल्टी वैल्यूड है। कंपोजिट और सिंगल वैल्यूड है, तो इसका मतलब है कि कंपोजिट यानी कि 2-3 कॉलम से मिलके कोई एट्रीब्यूट बना है, और सिंगल वैल्यू मतलब एक वैल्यू इनपुट ले रहे हैं आपसे। कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड मीन्स के मल्टीपल कॉलम्स मिलके आपस में कोई एट्रीब्यूट बना रहे हैं, और वो मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेंगे, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यूज इनपुट लेंगे आपसे। ये उसके डायग्राम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जैसे कि एंटिटी अगर शो करना होगा, तो वो इस चीज से शो करोगे, रेक्टेंगल से, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है, ये शो कर रहा है कि ये कोई टेबल है, यानी कि एंटिटी है।
एट्रीब्यूट अगर शो करना होगा तो एलिप्स से शो करोगे। ये एलिप्स, ये जो एलिप्स बने हुए हैं, ये गोल गोल जो बने हुए हैं, ये एलिप्स है, ठीक है। इसको आप एट्रीब्यूट कहते हो, यानी कि कॉलम्स है। तो स्टूडेंट का सेक्स होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगा, स्टूडेंट का ईमेल होगा, स्टूडेंट का एडमिशन ईयर होगा, स्टूडेंट का प्रोग्राम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। ये सब क्या है, ये कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करेंगे, इसके थ्रू, ठीक है, डायग्राम इलिप्स के थ्रू। मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड यानी कि वो एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा वैल्यू लेते हो आपसे इनपुट में, उनको डबल लाइंस में शो करोगे। जैसे ये ईमेल है, ये एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं आपके, तो इसलिए आपने डबल आपने इसको लिखा है। आपके मिडिल नेम डबल हो सकते हैं, 2-3 मिडिल नेम्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको डबल इलिप्स में लिखा है, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे लिखेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जिनमें से 2-3 कॉलम्स मिलके बनाते हैं। जैसे मैंने आपको नेम का एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट का नाम 3 चीजों से मिलके बनता है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम और स्टूडेंट का मिडिल नेम। सो व्हेन these three columns are combined तो बनता है स्टूडेंट का नाम। तो this column is called multi-valued, sorry, this is known as composite attribute, ठीक है। कंपोजिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 3 चीजें मिलकर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट का नाम बना रहे हैं। तो इसको इसलिए दिस इज कॉल्ड एज मल्टी, दिस इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को डॉट्स में शो करते हैं, ऐसे ये डॉटेड डॉटेड एलिप्स में शो करते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो आप एज खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, तो इसलिए इसको डॉटेड लिखा है, ठीक है। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट व्हिच विल बी ड्रिवन फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, ठीक है। सो ये यहाँ से ड्राइव हो जाता है। उसके बाद डोमेन आपको मैंने पढ़ाया था इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लेक्चर, के याद हो कि डोमेन के वो वैल्यूज होती हैं जो अलाउबल वैल्यूज हों। जैसे कि एज कॉलम है, अगर स्टूडेंट की एज, तो उसके लिए मैंने अलाउबल वैल्यूज ये रखी हैं कि 18 से लेके 55 तक अगर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसमें, तो ये डोमेन की अलाउबल वैल्यूज हैं, एंड दीज आर नोन एज डोमेन वैल्यूज। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ एड्रेस, आपकी घर का एड्रेस वो कैरेक्टर में होना चाहिए और 35 लेटर से ज्यादा ना हो, 35 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, तो ये आपके क्या है, डोमेन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो, आपके पास जो आपके रोल नंबर्स हैं वो 1 से लेके 100 तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते या कम नहीं हो सकते, तो आपकी डोमेन वैल्यूज क्या हुई, रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 100 तक, वो डोमेन वैल्यूज कहलाए, ठीक है। तो ये आपके पास एट्रीब्यूट के डोमेन वैल्यूज है। एंटिटी सेट एंड की एट्रीब्यूट्स, की किसको कहते हैं, की का मतलब यहाँ पर वो वही प्राइमरी की, फॉरेन की बात कर रहा है। और जैसे प्राइमरी की बना रहे हो या फॉरेन की बना रहे हो या सुपर की बनाओगे तो उसको की कहते हैं आप लोग, और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी टेबल में, ठीक है। और जैसे कि रोल नंबर एक प्राइमरी की है, एम्प्लॉइज आईडी एक प्राइमरी की है, हॉस्टल का नाम और रूम नंबर मिलकर एक प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी की सेट्स। इसके अलावा रिलेशनशिप्स किसको कहते हैं, रिलेशनशिप का मतलब होता है दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल्स आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, यानी कि कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और उनके रिलेशनशिप का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि स्टूडेंट कोर्स को पढ़ता है, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स में क्या होता है, इनरोल होता है, जब वो इनरोल होता है तो उस कोर्स को पढ़ता है जाके, तो रिलेशनशिप का क्या नाम बना, इनरोल्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो क्या, टीचर टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप क्या है, कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो टीचर्स होगा, ठीक है। टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, या टीचर टीचर्स कोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोर्स को पढ़ाता है तो टीचर्स उसकी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास डिपार्टमेंट्स का टेबल हो और एम्प्लॉयज का टेबल हो, तो डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो इसको आप लिखोगे डिपार्टमेंट्स इस तरफ, और इस तरफ लिखोगे एम्प्लॉयज, और इधर रिलेशनशिप बताओगे कि वर्क्स, ठीक है। वर्क्स का मतलब है कि एम्प्लॉयज वर्क्स इन द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो, ये एस का मतलब स्टूडेंट है, सी का मतलब कोर्सेज है, ठीक है, और ये सिंबल शो कर रहा है कि इनकी रिलेशनशिप ये है, इनरोल्स उसका नाम है,
ठीक है, और यहाँ पे इसको इलाबोरेट किया है, स्टूडेंट्स एस हैज एनरोल्ड इन कोर्स सी, इसको इस तरह लिखा है, सही है। सो टपल का मतलब रो होता है, आपको पता है, ठीक है। और अच्छा, अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। रिलेशनशिप में जो डिग्री है, डिग्री का मतलब अगर दो टेबल्स हैं आपस में और दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया तो उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। बाइनरी का मतलब टू, ठीक है, टू टेबल्स, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप। अगर तीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो तो फिर टर्नरी रिलेशनशिप कहलाएगा। अगर एन, एन का मतलब जितने टेबल्स होंगे उतना रिलेशनशिप, उसको एनरी रिलेशनशिप कह सकते हैं। अगर टेबल ने अपने आप से रिलेशनशिप क्रिएट किया तो फिर उसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये देखें, ये एग्जांपल है। इसमें ये जो ए लिखा है ना, ए, और ये बी लिखा है और ये सी लिखा है रेक्टेंगल्स में, ये आपके पास रिलेशनशिप शो कर, टेबल्स को शो कर रहे हैं, सॉरी एंटिटीज को। दीज आर योर एंटिटीज, ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, ये एंटिटीज है। और ये आर क्या चीज है, ये आर जो है ये रिलेशनशिप है। और ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा, कितने टेबल्स है, एक दो तीन, कितने रिलेशनशिप, कितने टेबल्स है, तीन। तो इस रिलेशनशिप में कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा, ये हो गया टर्नरी रिलेशनशिप, ठीक है। टर्नरी क्यों, क्योंकि तीन टेबल्स है, ये देखें मैंने अभी बताया था, दो होंगे तो बाइनरी, तीन होंगे तो टर्नरी, और एन होंगे तो एनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो दिस डायमंड शोज कि ये रिलेशनशिप है इनके बीच में। रिलेशनशिप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको और वो रिलेशनशिप शो करेगा कि वो रिलेशनशिप कौन सा है। अब रिलेशनशिप कौन सा है ये पता करने के लिए आपके पास ये रिलेशनशिप के टाइप्स हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि इस टेबल के अंदर एक रो, इस टेबल के अंदर एक रो के साथ कनेक्टेड है, तो इसको आप वन टू वन रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि एक, इस टेबल की एक रो और इस टेबल की बहुत सारी रो के साथ कनेक्टेड है, एक मोर देन वन रो के साथ कनेक्टेड है, तो उसको वन टू मेनी रिलेशनशिप कहेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखें, अगर इस टेबल की एक रो, वन रो ओनली, वन रो, और इसकी भी वन रो कनेक्टेड है आपस में, यानी कि वन इस तरफ रो और वन इस तरफ रो कनेक्टेड है आपस में, तो वन टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा। अच्छा, अगर इस तरफ वन रो और इस तरफ मेनी रोज, वन नहीं बल्कि दो तीन चार पांच, जितनी भी रोज हो सकती है, वो अगर इसके साथ कनेक्टेड है एक रो के साथ, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है। ये मेनी टू वन भी वही बात है कि इस तरफ की मेनी रोज और इस तरफ की एक रो, तो ये मेनी टू वन भी कह सकते हैं इसको, तो ये एक ही बात है। मेनी टू मेनी क्या होगा कि इसकी बहुत सारी रोज, इस टेबल की बहुत सारी रोज, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीपल रोज कनेक्टेड हो इस तरफ के मल्टीपल रोज के साथ, मोर देन वन रो के साथ, तो इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, और इसको लिखा जाएगा एम और एन, इस तरफ एन लिखेंगे और इस तरफ एम लिखेंगे, ठीक है। या इस तरफ एन लिखे और इस तरफ एम लिखे, एक ही बात है। ये एग्जाम्पल्स दूंगा तो फिर समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसको जहन में रखें बस कि तीन तरह के रिलेशनशिप्स हैं, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, ठीक है। वन टू वन का मतलब इस तरफ एक रो इस तरफ एक रो, वन टू मेनी का मतलब इस तरफ एक रो और इस तरफ मल्टीपल रोज, और मेनी टू मेनी का मतलब इस तरफ मल्टीपल रोज और इस तरफ भी मल्टीपल रोज, तो दे आर कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वन टू वन रिलेशनशिप में एंटिटी वन, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ द एंटिटी टू, सिमिलरली entity 2 entity may be associated at once at most one entity 1, मतलब कहता है कि इसकी एक रो, ये लिखा है ना मोस्ट वन, ठीक है, एट मोस्ट वन मतलब एक रो इसकी, और इधर भी लिखा है एट मोस्ट वन, यानी कि इसकी भी एक रो इसकी ई वन की और एक रो इसकी ई टू की कनेक्टेड होंगे तो वन टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर इधर एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट्स का टेबल है, इसमें एक डिपार्टमेंट है फिजिक्स और एक टेबल है यहाँ पर, सपोज करते हैं डायरेक्टर्स का, ठीक है। और डायरेक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर का नेम लिखे हुए हैं। अब सपोज ये दूसरा टेप रिकॉर्ड है इसमें, और इसमें भी एक डायरेक्टर है, तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एक बंदा ही हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता।
तो इसको 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का भी एक ही डायरेक्टर हो सकता है, तो इसको भी 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे और ये एक ही होगा। तो डायरेक्टर्स का मतलब ये होगा कि एक डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप इसको 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिपार्टमेंट्स में और स्टूडेंट्स के टेबल में क्या रिलेशनशिप्स है, ये स्टूडेंट्स है, तो डिपार्टमेंट एक है, फॉर एग्जाम्पल ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। अब स्टूडेंट इसमें ये बहुत सारे पढ़ते हैं, ये ए पढ़ता है, बी भी पढ़ता है, सी भी पढ़ता है, ये सब किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर ये सब इसी डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, तो ये 1 to many रिलेशनशिप। ये 1 to 1 रिलेशनशिप था कि एक डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर हो सकता था, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप था। अच्छा, इसी तरह से अगर इस तरफ आपके पास कोई असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हो और इस तरफ भी आपके पास स्टूडेंट्स हो, और तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो आप इसको कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये वही चीज बता रहा था, और इस चीज को कहते हो कार्डियनलिटी रेशो, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं, कार्डियनलिटी रेशो। कार्डियनलिटी पढ़ाया था ना, कार्डियनलिटी का मतलब था नंबर ऑफ रोज, याद है। तो नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कार्डियनलिटी, और डिग्री किसको कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को। याद होंगे पुराने कॉन्सेप्ट, तो फिर ये भी याद होगा। सो यहाँ पर कार्डियनलिटी रेशो का मतलब कि इस टेबल के कितने रोज इस टेबल के साथ कनेक्टेड है, व्हाट इज द रेशो। इफ रेशो इज 1 to 1, तो 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाएगा। अगर रेशो 1 to m है, तो यानी कि 1 to many रिलेशनशिप कहलाएगा। m रेशो n है, तो यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। रेशो होता है ना मैथमेटिक्स में, उसको इस तरह लिखते हैं, ये जो डबल डॉट्स है ना, ये रेशो को शो करते हैं मैथ में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितना इस तरफ साइड का और कितने इस तरफ साइड का, बैलेंस्ड बता रहा होता है ये, तो ये रेशो को शो करता है। ये टेबल के डायग्राम से अब डायग्राम किस तरह बनाए जाएंगे इस चीज के, जैसे कि एम्प्लॉय, ये प्रोफेसर है एक टेबल, ठीक है, जिसमें प्रोफेसर का डेटा स्टोर्ड है और इस तरफ कोर्सेज का डेटा स्टोर्ड है। तो इसके बीच में एक प्रोफेसर एक कोर्स पढ़ाता है बस, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो ये 1 इस तरफ और 1 इस तरफ लिखा हुआ है दोनों तरफ, तो इसका मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप है इनके बीच। और रिलेशनशिप का नाम क्या है, टीचर्स उसका नाम है। ये टेबल है असल में, ठीक है। दिस इज एंटिटी, एंटिटी इज टेबल बेसिकली। ये भी एक एंटिटी है, कोर्स। ये 1 का मतलब है कि एक कोर्स, और 1 का मतलब है कि एक प्रोफेसर। ये 1 प्रोफेसर टीचेस 1 कोर्स। इसको पढ़ने का तरीका देखें, इस तरह होता है, लेकिन यहां से शुरू करें इसको। 1 प्रोफेसर टीचेस 1 कोर्स। अच्छा, ये क्या चीज है, ये जो ऊपर बने हुए इसके इलिप्स जो बने हुए, ये मैंने आपको बताया, ये कॉलम्स हैं इस टेबल के। प्रोफेसर का फोन नंबर होगा, प्रोफेसर का नाम होगा, प्रोफेसर का सेक्स होगा, प्रोफेसर का एड्रेस होगा, कोर्स का आईडी होगा, कोर्स का नेम होगा, कोर्स के क्रेडिट आवर्स होंगे। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, हॉस्टल का नेम होगा, हॉस्टल का रूम नंबर होगा। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1 स्टूडेंट रिजाइड्स इन, ओके। सो दूसरा एग्जांपल इसका देखें, स्टूडेंट और हॉस्टल के रूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हॉस्टल और स्टूडेंट के, हॉस्टल और स्टूडेंट टेबल के बीच में 1 स्टूडेंट रिजाइड इन 1 हॉस्टल रूम। एक हॉस्टल रूम में एक स्टूडेंट रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का एड्रेस, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि कॉलम्स हैं। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल का नाम और रूम नंबर, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो बेसिकली 1 स्टूडेंट रिजाइड इन 1 हॉस्टल, ये उनके बीच में रिलेशनशिप है, 1 to 1 रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप का नाम क्या है, रिजाइड्स इन। और इस रिलेशनशिप का नाम क्या है, टीचर्स, ठीक है। अच्छा, 1 to many रिलेशनशिप क्या थी, 1 to many में मेनी प्रोफेसर्स, एन से पढ़े, यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। मेनी प्रोफेसर बिलोंग्स टू 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे 1 to many रिलेशनशिप है। 1 to many रिलेशनशिप किस तरह हुई कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि 1 डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी प्रोफेसर्स, या मे हैव मेनी प्रोफेसर्स, या
मेनी प्रोफेसर्स बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट। अच्छा, ये क्या चीज है? ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं इस प्रोफेसर के। और डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? नेम और लोकेशन डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ये वन प्रोफेसर गाइड्स मेनी स्टूडेंट्स। एक प्रोफेसर बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, तो इसके बीच में भी वन टू मेनी रिलेशनशिप है। सही है। और ये रिलेशनशिप जो है वन टू मेनी शो करता है कि एक प्रोफेसर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है। और ये नेम, रूम नंबर और एड्रेस ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये फोन नंबर, नेम, सेक्स और एड्रेस ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी रिलेशनशिप का नाम है गाइड, और इसके रिलेशनशिप का नाम है बिलोंग्स टू। आप रिलेशनशिप को कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप देखें, यहाँ पे कहता है मेनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मेनी कोर्सेज। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं मेनी कोर्सेज के अंदर। तो ये स्टूडेंट का टेबल, ये कोर्सेज का टेबल, और इनके बीच में कौन से रिलेशनशिप है? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी को आप एम और एन से शो करते हो। ठीक है, एम और एन से शो करते हैं आप लोग। अच्छा, इसी तरह इधर देखें, एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एम और एन, यहाँ भी लिखेंगे मेनी प्रोफेसर वर्क्स फॉर मेनी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे प्रोफेसर काम करते हैं, और ये एम एन उसके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये उनके जो है वो डायग्राम्स है, जिसमें आप लोगों को नोटेशंस याद रखने हैं कि ये टेबल का नोटेशन है, ये आपके पास टेबल है, ये उनके कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कंपोजिट कॉलम है क्योंकि दो चीजों से मिलके बना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और आपके पास जो है यहाँ पर देखें, ये आपके पास कोर्स आईडी कैन बी प्राइमरी की। ठीक है, और रिलेशनशिप का नाम है इधर वर्क्स फॉर, और इसका नाम है इनरोल्स। नेम्स आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कि यानी कि कितनी रोज इसकी कनेक्टेड है इस इधर की कितनी रोज के साथ, तो इसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग कंस्ट्रेंट्स में आता है। तो अगर इसकी सारी रोज, सब रोज, ऑल टू ऑल रोज इस टेबल के कंप्लीट रोज, ठीक है, वो अगर इधर रो के टेबल के साथ कनेक्टेड है सबके साथ, तो ये डबल डॉट, डबल लाइंस का मतलब है कि इसकी ऑल टू ऑल रोज, सब रोज। ठीक है, और सिंगल लाइन का मतलब है इसकी सब नहीं बल्कि कुछ रोज, फ्यू ऑफ द रोज आर कनेक्टेड। तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो सब एम्प्लॉयज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये डबल लाइन शो करेगा कि सारे एम्प्लॉयज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, और ये सिंगल लाइन शो करेगा कि सब डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय काम नहीं करते, हो सकता है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हो जिनमें कोई काम ना करता हो, जिसके सिर्फ नेम्स हो हमारे पास, तो वो पार्शल कहलाएगा। ठीक है, पार्शल का मतलब इसकी सारे रोज यूज में नहीं है, कुछ रोज ऐसी भी हैं जो इस तरफ रिलेशन नहीं बना रहे, खाली सिर्फ रोज स्टोर्ड है। अच्छा, इस तरफ की सब रोज अगर रिलेशनशिप में है तो फिर डबल लाइन शो करेगा कि ये वो सब रोज आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। सो इस तरफ डबल लाइन मीन्स इसके सब रोज रिलेशनशिप बना रहे हैं, और इसकी सिंगल लाइन मीन्स इसके कुछ रोज रिलेशनशिप बना रहे हैं और कुछ नहीं भी बना रहे। पार्शियल मतलब, ठीक है, ये टोटल मतलब ऑल टू ऑल, पार्शियल मतलब सम ऑफ द रोज आर मेकिंग रिलेशन विद द अदर टेबल। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये लिखा है कि एन प्रोफेसर यानी कि मेनी प्रोफेसर बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट। अब ये डबल लाइन का मतलब क्या हुआ कि सारे प्रोफेसर, टोटल ऑल टू ऑल प्रोफेसर जो हैं वो सब किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और इधर एक लाइन का मतलब है कि कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जिनमें कोई टीचर काम नहीं करता होगा, जिसके अंदर दूसरे लोग काम करते होंगे, जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं होते, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं होते। ठीक है, या जैसे कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं होते, वो पढ़ाते नहीं है वहां पे, तो वहां पे तो दूसरे क्लर्क्स होंगे और डायरेक्टर फाइनेंस होगा, वो काम करते होंगे। तो ये सिंगल लाइन शो करा है कि इसके कुछ रोज जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, प्रोफेसर की टेबल के साथ, बाकी कुछ ऐसी भी रोज हैं जो कि कनेक्टेड नहीं भी है। अच्छा, इधर देखें, ये वन और इधर मेनी है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सारे स्टूडेंट किसी ना किसी प्रोफेसर के पास पढ़ते हैं, सब ऑल टू ऑल। ठीक है, और इधर सिंगल लाइन का शो करता है, यानी कि सारे प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी प्रोफेसर होंगे जो कहीं पे अब पढ़ाते भी होंगे स्टूडेंट्स को, और कुछ नहीं भी पढ़ाते होंगे, कुछ लोग सिर्फ रिसर्च करते होंगे। ठीक है, कुछ लोग छुट्टी पर भी होंगे। तो ये सिंगल लाइन शो कर रहा है कि सारे प्रोफेसर नहीं बल्कि पार्शली प्रोफेसर जो होते हैं, यानी कि कुछ प्रोफेसर पढ़ाते हैं और कुछ प्रोफेसर नहीं भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को।
लेकिन स्टूडेंट के साथ डबल लाइन का मतलब है कि सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑल टू ऑल, किसी ना किसी के पास पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आपको पता है कि कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे रूल्स होते हैं, और ये आप मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू लगा सकते हो। ये 0 का मतलब पार्शियल होता है और ग्रेटर देन 1 का मतलब टोटल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, 0 का मतलब पार्शियल, यानी कि कुछ रो ऐसी होंगी जो आपके पास रिलेशनशिप बनाती होंगी, और 0 का मतलब जहां 0 होगा उसका मतलब वो रिलेशनशिप नहीं बना रही है, या नल होगा तो मतलब रिलेशनशिप नहीं बना रही है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि लाजमी रिलेशनशिप बन रहा होगा दूसरे साइड के टेबल के साथ। ये बस समझ लें इसको। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिखाया है इसने कि जैसे कि इधर लिखा है एन मतलब मेनी, ई इस टेबल के मेनी रोज रिलेशनशिप बना रहे हैं इस टेबल के एक या एक से ज्यादा रोज के साथ। ठीक है, इट इज इक्वल इनटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,1 और 0,n। ठीक है, यानी कि 1,1 का मतलब है कि इसके सब ऑल टू ऑल रोज, ठीक है, और 0,n का मतलब है इसकी कोई भी रो नहीं, या तो फिर सारी रोज रिलेशनशिप बना रही, यानी कि 1,0 भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। 0 का मतलब कोई नल भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप नहीं भी बना सकता है। 1,1 का मतलब है कि लाजमी रिलेशनशिप बना रहा होगा। 1,1 का मतलब इस तरफ ये है। ठीक है, तो n यहाँ पे मतलब इसके मेनी, और 1 का मतलब इसका कोई एक, इधर 1,1 का मतलब मेनी ही है, और इधर 0n का मतलब कोई एक या उससे भी कोई एक ना भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज जो है इसको आप इस तरह देखेंगे, कहते हैं मेनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड मेनी कोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ते हैं, और उनको क्या मिलेगा कोर्स में से? जब स्टूडेंट कोई कोर्स पढ़ के खत्म करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको ग्रेड मिलता है। तो इस एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे? ये एट्रीब्यूट आपका कहलाता है रिलेशनशिप आल्सो हैव कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटेड एंटिटीज। जैसे कि ये एट्रीब्यूट इस रिलेशनशिप से बन रहा है, and grade gives the later grade SAB earned by the student from the course for a course, neither an attribute of student table nor the attribute of the courses table। ये ग्रेड ना तो स्टूडेंट टेबल में जा सकता है ना तो ये कोर्स टेबल में जा सकता है। इसके लिए अलग से एक टेबल बनेगा जिसमें हम ग्रेड को स्टोर करवाएंगे, ताकि पता चले कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा ग्रेड लिया है किस कोर्स के अंदर। अच्छा, वीक एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जो कि कमजोर होती हैं, जो कि किसी और टेबल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि ये एंटिटी स्ट्रांग है जिसको सिंगल लाइन में बनाया है हमने, सिंगल रेक्टेंगल में, और ये डबल रेक्टेंगल में जो बनाया है हमने इसको वीक एंटिटी कहते हैं। ठीक है, और ये डबल आपके पास जो डायमंड शो करा ये वीक रिलेशनशिप शो कर रहा है, और ये डबल लाइन का मतलब ये टोटल ही है। ठीक है, ये डबल का मतलब यहाँ पे टोटल नहीं है, यहाँ पे मतलब ये वीक एंटिटी है, और यहाँ डबल का मतलब है कि ये रिलेशनशिप जो है ये आपके पास वीक रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं मैं आज। वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ इस तरह होता है कि जैसे कोर्स अगर होगा तो उसके सेक्शंस होंगे, अगर कोर्स नहीं है तो उसके सेक्शंस भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्स मैंने आपको जावा का कोर्स पढ़ाया है, तो जावा में अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी दो उसमें पोर्शंस बना दूं अगर मैं, तो सेक्शंस के टेबल में सेक्शन ए और सेक्शन बी को स्टोर करूंगा मैं। लेकिन अगर जावा के कोर्स में सेक्शंस नहीं है, या मेरे पास सेक्शंस होते ही नहीं है अगर कोर्स के अंदर, तो मैं सेक्शंस का टेबल नहीं बना सकता, फिर ये टेबल वीक कहलाएगा। ठीक है, वीक क्यों कहलाता है? क्योंकि सेक्शंस डिपेंड ऑन द कोर्सेज। अगर कोर्स में सेक्शंस होंगे तो सेक्शंस का टेबल बनेगा, कोर्स में अगर सेक्शंस नहीं है तो फिर सेक्शंस भी नहीं बनेंगे उसमें। ठीक है, तो सेक्शन इज कॉल्ड वीक एंटिटी। वीक एंटिटी इसलिए क्योंकि ये खुद तब तक मौजूद नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, जब तक के उसके जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो टेबल ना बनाओ पहले। तो अगर कोर्सेज का टेबल नहीं बना हुआ मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली सेक्शंस का टेबल नहीं बना सकता। पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पहले कोर्सेज का टेबल बनेगा, उसके बाद फिर सेक्शंस का टेबल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं, जैसे क्लास का सेक्शन ए, क्लास का सेक्शन बी, तो अगर क्लास का टेबल नहीं बनाया मैंने अभी, तो मैं सेक्शंस का टेबल भी नहीं बना सकता। सेक्शंस का टेबल तब बनेगा जब क्लास का टेबल बनेगा। या फिर मैं इसको आपको इस तरह समझा दूं कि अगर मैं कहता हूं कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं
तो 50 स्टूडेंट एक तरफ और 50 स्टूडेंट दूसरे तरफ आ जाए तो सेक्शन ए और सेक्शन बी बनेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट आए 50 है तो फिर मैं सेक्शन नहीं बना सकता, ठीक है, फिर सेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। तो सेक्शंस डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो टेबल स्टूडेंट का तभी अगर होगा तो फिर सेक्शंस भी बन सकेंगे, अगर स्टूडेंट का टेबल ही नहीं है तो फिर सेक्शंस भी नहीं बन सकेंगे। तो ये वीक एंटिटीज वो एंटिटीज होती हैं जिसमें आपके एक टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंड करता हो, ठीक है। वो टेबल तभी बनेगा जब उसका प्राइमरी टेबल मौजूद होगा। अगर प्राइमरी टेबल मौजूद नहीं है तो फिर आपका सेकेंडरी टेबल या डिपेंडेंट टेबल नहीं बन सकता उसका। जैसे कि इसको समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं और एग्जाम्पल में आपको एक छोटा सा करवाता हूँ और फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलाउ करूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर करें। और आपको असाइनमेंट दूंगा आज मैं आपके ग्रुप के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पोस्ट करूंगा जो कि इससे रिलेटेड होगा। जो ये चीज पढ़ने वाला हूँ ना, थ्योरेटिकल जो लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे और फिर इसका ईआर डायग्राम बनाएंगे, हम लोग डायग्राम डिजाइन करेंगे इसका। तो आपने भी ये वाली स्टोरी पढ़नी होगी, इस तरह की क्वेश्चन होगा उसको पढ़ोगे और फिर उसका डायग्राम बना के दिखाओगे आप मुझे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दूंगा, वो बना के दिखाना, मुझे चेक कराना। जब वो आपसे बन जाएगा तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो कि आपकी मार्क्स वाली असाइनमेंट होगा, ठीक है, जिसके ऊपर मार्क्स होंगे। वो फिर मैं आपको बाद में आपके ग्रुप के एलएमएस के ऊपर पोस्ट करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ईआर मॉडल में इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा जो मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि मैं इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। कहता है इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट एजुकेशनल, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिलोंग टू वन ऑफ देम। तो कहता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स किसी न किसी में पढ़ते हैं। तो इसने क्या चीज बताई आपको, मैंने लिखता जाता हूं यहाँ पे। तो इसने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट्स है इसमें, दूसरा इसने आपको बताया कि स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा ईच डिपार्टमेंट हैज यूनिक नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट का यूनिक नंबर होगा, यानी कि इसके कॉलम्स बता रहा है आपको, यानी कि एक आईडी उसका नंबर होगा, उसके बाद नेम होगा, लोकेशन होगी उसकी और उसका फोन नंबर होगा, ठीक है। तो यानी कि उसका नेम होगा, उसका फोन नंबर होगा और उसकी लोकेशन होगी, ठीक है। और उसको एंड इज हेडेड बाय द प्रोफेसर, और उसका कोई प्रोफेसर हेड होगा, तो यानी कि एचओडी उसका कोई ना कोई होगा। एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वी। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि ईच डिपार्टमेंट हैज हेडेड बाय प्रोफेसर, प्रोफेसर्स हैव यूनिक एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर। तो इसमें एक और एंटिटी बनेगी प्रोफेसर की, ठीक है। और प्रोफेसर का क्या क्या स्टोर करना होगा, प्रोफेसर के यूनिक आईडी होगी, यानी कि आईडी, और उसका नाम होगा और उसका फोन नंबर होगा। तो ये उसका नेम और उसका फोन नंबर होगा। अच्छा, वी लाइक टू ट्रैक ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बारे में कहता है ये चीजें स्टोर करना चाहते हैं हम। कौन सी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका सेक्स, उसका फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, और उसके बहुत सारे एक या उससे एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस। तो क्या क्या हो गया, नेम, तो स्टूडेंट का नेम स्टोर होगा, उसका हमारे पास स्टोर होगा उसका रोल नंबर, ठीक है, उसका उसका सेक्स, उसका फोन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसकी एज और उसका ईमेल एड्रेसेस, ठीक है, ये उसके डेटा स्टोर करेगा। उसके बाद कहता है स्टूडेंट्स हैव अ लोकल एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर, स्टूडेंट का एक लोकल एड्रेस भी होगा, ठीक है। तो ये लोकल एड्रेस होगा कॉलम इसका, जिसके अंदर क्या चीज होगी, जिसके अंदर कहता है लोकल एड्रेस के अंदर होगा हॉस्टल का नाम, ठीक है, और उसका रूम का नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ हॉस्टल का नाम और उसका रूम नंबर, ये इसके ब्रैकेट के अंदर इसके साथ लिखा है मैंने ये चीज, ठीक है, यहाँ पर लोकल एड्रेस के साथ। उसके बाद ये कहता है कि दे आल्सो हैव होम एड्रेस। अच्छा, स्टूडेंट की होम एड्रेस भी होगी, कहता है कंसिस्टिंग ऑफ हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन। तो कहता है स्टूडेंट का हाउस का एड्रेस भी होगा, तो उसको मैं कहता हूं हाउस एड्रेस। और उसके अंदर क्या क्या स्टोर करवा रहा है हमसे,
उसके अंदर स्टोर करवा रहा है आपके पास हाउस का नंबर यानी कि घर का नंबर, उसकी स्ट्रीट, उसकी सिटी और उसका पिन। ठीक है, तो ये हाउस नंबर, ये उसकी स्ट्रीट और उसका पिन। ठीक है, ये और उसके साथ सिटी भी स्टोर करवा रहा है, ये सिटी। ठीक है, ये उसके स्टूडेंट के बारे में डेटा बताया हमें। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। इट इज अज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स रिजाइड इन द हॉस्टल। ये सपोज करते हैं कि सारे स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, कह रहे हैं। अच्छा, 20 उसके बाद पार्ट टू, इसका पार्ट टू में कहता है अ कोर्स इज अ सेमेस्टर इन अ सेमेस्टर ऑफ द ईयर इज कॉल्ड सेक्शन। कहता है हर जो है सेमेस्टर में हर कोर्स को पढ़ाते हैं एक सेमेस्टर के अंदर, जिसको सेक्शंस कहते हैं। तो हमारे पास एक टेबल होगा, अगेन एक एंटिटी होगी जिसका नाम होगा कोर्सेस का। ठीक है, और इसमें एक और टेबल होगा जो कि वीक एंटिटी होगा सेक्शंस के नाम से। सो देयर कैन बी सेवरल सेक्शंस सेम कोर्स इन द सेमेस्टर। तो एक कोर्स में एक से ज्यादा सेक्शंस हो सकते हैं। दीज आर आइडेंटिफाइड बाय सेक्शन नंबर। तो सेक्शन नंबर होगा इसका, तो यहां पे लिखते हैं सेक्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि ईच सेक्शन इज टॉट बाय डिफरेंट प्रोफेसर। हर सेक्शन को एक प्रोफेसर पढ़ाता होगा। हैज इट्स ओन टाइमिंग एंड रूम नंबर। और सेक्शन के अंदर क्या होगी, एक टाइमिंग होगी और एक रूम नंबर होगा हर सेक्शन को मिला हुआ। स्टूडेंट इनरोल फॉर सेवरल सेक्शंस इन द सेमेस्टर। और स्टूडेंट हर कोर्स के सेक्शन के अंदर इनरोल करेंगे और सेमेस्टर में उनको पढ़ेंगे सेक्शंस को। ईच कोर्स हैज नेम। हर कोर्स का एक नाम होगा, ये नाम आ गया। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ क्रेडिट्स होंगे यानी कि क्रेडिट आवर्स होंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स द कोर्स। और डिपार्टमेंट का नाम होगा जो उनको ऑफर करता है, जो उनको पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद अ कोर्स में हैव courses as prerequisites. कोर्स में बी completed before it can be enrolled in. तो कहता है कि वो कोर्सेज जो कोर्स को पढ़ने के पहले आपको आने चाहिए, वो कोर्सेज भी किसी कोर्स के प्री रिक्विजिट हो सकता है। प्री रिक्विजिट समझते हैं ना आप लोग? प्री रिक्विजिट उस कोर्स को कहते हैं जो कि आपको पहले से आना चाहिए किसी और कोर्स को पढ़ने के लिए। जैसे कि अगर आप लोगों को जावा पढ़नी है तो आप लोगों को मे बी सी प्लस प्लस पहले से आनी चाहिए, तो फिर जावा जल्दी समझ आएगी। या अगर मैं आपको कहूं कि एडवांस डेटाबेस पढ़ने से पहले आपको डेटाबेस आना चाहिए, तो प्री रिक्विजिट कहलाएगा वो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ये उसके प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ सकोगे सही तरह से। तो प्री रिक्विजिट वो कोर्सेज होते हैं जो कि पहले से आपको थोड़े से आने चाहिए या पता होने चाहिए या पढ़े हुए होने चाहिए आपके एटलीस्ट। प्रोफेसर आल्सो अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो एक एंटिटी और बताइए इसने, कहता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कहता है स्पॉन्सर्ड बाय फंडिंग एजेंसीज। उनको रिसर्च को जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंडिंग करती है रिसर्च एजेंसीज। एंड हैव स्पेसिफिक स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट। उनकी स्टार्ट डेट होगी, ठीक है, और एक एंड डेट होगी। ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद और एक अमाउंट होगा जो को इनको मिलता होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड अमाउंट ऑफ मनी गिवन। उनको पैसे जो मिले हुए उसकी अमाउंट होगी। मोर देन वन प्रोफेसर कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को एक से ज्यादा प्रोफेसर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रोफेसर में बी साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन द सेवरल प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्रोफेसर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट हैज यूनिक आईडी। प्रोजेक्ट्स की एक आईडी होगी यूनिक। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आईडी एक कॉलम होगा इसमें। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको जो बताया है इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 25 में, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं नंबर 25। और दूसरा स्लाइड नंबर 26 में जो मैंने आपको बताई, ये क्या चीज कहलाती है? इसको आप कहते हैं यूजर के रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं। यूजर जब आपको अपने रिक्वायरमेंट्स बताता है ना, तो आपको इस तरह स्टोरी लिखकर बता रहा होता है। ये स्टोरी में आपको बताता है। आप लोग क्या करते हैं, उस स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन कौन से टेबल्स बनेंगे। ठीक है, जैसे ये टेबल्स बने, ये टेबल्स हैं, स्टूडेंट डिपार्टमेंट्स का टेबल, स्टूडेंट्स का टेबल,
प्रोफेसर्स का टेबल, कोर्स का टेबल, सेक्शन का टेबल, रिसर्च प्रोजेक्ट का टेबल, ये टेबल्स बने और उनके अंदर जो कॉलम्स हैं वो बनाए। मैंने देखे आपके सामने इसमें से निकाला ये सब कुछ, ये बताता जा रहा था और मैं लिखता जा रहा था अपने पास। जब ये लिख लो अपने पास तो फिर इसका ये डायग्राम्स बनाने होते हैं आपको, ठीक है, जिसको आप एंटिटीज कहते हो। तो ये स्टूडेंट एंटिटी है, यानी कि स्टूडेंट का टेबल है और उसके ये कॉलम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से इलिप्स में शो किए हुए हैं। ये देखें नेम कॉलम स्टूडेंट का, इसको इलिप्स में शो किया है। ये प्राइमरी की कॉलम है तो इसको अंडरलाइन किया है, रोल नंबर। ईमेल एक से ज्यादा हो सकते हैं तो इसलिए डबल इलिप्स में शो किया है, मल्टी वैल्यूड है। अच्छा, एड्रेस क्योंकि मिलकर बनता है इन सारे सबसे, जैसे कंपोजिट समझा रहा था थोड़ी देर पहले आपको मैं, तो एड्रेस क्योंकि हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पिन ये एड्रेस होता है तो इसलिए मैंने इसको कंपोजिट बनाया। कंपोजिट देखें, कंपोजिट इलिप्स से इलिप्स निकलता है इस तरह से, देखें इलिप्स में से इलिप्स निकला है। अच्छा, लोकल एड्रेस जो था वो हॉस्टल का नाम और रूम नंबर बताया था उसने, तो ये देखें लोकल एड्रेस और उसमें से ये दो चीजें निकली, ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। डेट ऑफ बर्थ इसका कॉलम सिंपल एट्रीब्यूट है और एज हम खुद ही पता कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो इसलिए इसको ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बनाया है। एक डायग्राम ये बन गया। दूसरा टेबल था डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट की एंटिटी बनाई है और उसमें देखें एलिप्स बनाए हैं और एलिप्स के अंदर ये कॉलम्स बता दिए हैं, ठीक है। कोर्सेज का टेबल बनाया, कोर्सेज के जो कॉलम्स हैं वो ये हैं, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, ये पढ़ ले, देखें कोर्स है और कोर्स का नाम है, कोर्स के क्रेडिट आवर्स है, कोर्स का डिपार्टमेंट का नाम है, तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कोर्स की आईडी, क्रेडिट आवर, उसका नाम। डिपार्टमेंट की टेबल बनाइए, ये रहा डिपार्टमेंट का टेबल और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की आईडी, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसकी लोकेशन, तो ये देखें उसका लोकेशन, उसका नाम, उसका फोन नंबर, ये सब लिखे हुए हैं। सिमिलरली वी हैव प्रोफेसर्स का टेबल है और प्रोफेसर्स के टेबल के अंदर ये प्रोफेसर्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसमें हमने लिखे थे, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। प्रोफेसर होगा, उसकी आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसका फोन नंबर होगा, तो ये देखिए प्रोफेसर है, उसकी आईडी है, उसका फोन नंबर है। प्रोजेक्ट्स का टेबल है, तो प्रोजेक्ट्स का टेबल में हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी होगी, प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट होगा, उसकी एंडिंग डेट होगी और उसकी अमाउंट होगी। तो ये देखें स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट, अमाउंट और स्पॉन्सर, जो जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, फंडिंग की है, और उसकी आईडी है। सेक्शंस का टेबल बनेगा, मैंने आपको बताया था सेक्शन एक वीक एंटिटी है, कोर्स होगा तो सेक्शंस होंगे, कोर्स नहीं होगा तो सेक्शंस भी नहीं होंगे, तो इसलिए वीक एंटिटी है, तो वीक को डबल एलिप्स में बनाएंगे, ठीक है, डबल एलिप्स में। और ये टाइमिंग एक से ज्यादा सेक्शंस बनेंगे तो एक से ज्यादा टाइमिंग्स होगी, कोई सेक्शन 5 बजे पढ़ाता होगा, कोई सेक्शन 7 बजे पढ़ाता होगा, कोई सेक्शन 6 बजे पढ़ाता होगा, तो ये डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, तो इसलिए इसने मल्टी इसको दिखाया है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट बनाया है। और ये सेक्शन आईडी उसकी प्राइमरी की है और रूम, क्लासरूम जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें कोर्स सेक्शन नंबर, टाइमिंग्स और ये उसका रूम नंबर। अब इसका डायग्राम जो बनेगा, जो आखिरी चीज समझानी है लास्ट इसकी है, वो ये है कि इसके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। ये तो समझ में आ गए होंगे आप लोगों को कि ये क्या चीज है, ये टेबल्स हैं, ठीक है, एंटिटीज हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स यूजर ने बताई थी हमने वो देखी और उसमें से ये रिक्वायरमेंट्स डिजाइन करके ये डायग्राम्स डिजाइन करके बना दिए हमने। लेकिन जब ये डायग्राम्स बन जाते हैं तो फिर उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे पता लगाते हैं, तो रिलेशनशिप पता लगाने के लिए लिखा है मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं यानी कि वन डिपार्टमेंट, तो ये बन गया वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आप स्टडी भी लिख सकते हो, वन डिपार्टमेंट, मेनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिपार्टमेंट्स, तो इसको यहाँ से रीड करते हैं हमेशा, ठीक है, लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसी तरह से फिर आप इस टेबल का, स्टूडेंट टेबल का और सेक्शन का क्या रिलेशनशिप था, थोड़ी देर पहले लिखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सेक्शंस में इनरोल होकर पढ़ते हैं, तो देखा लिखा इसको इस तरह पढ़ेंगे कि मेनी स्टूडेंट्स इनरोल मेनी सेक्शंस, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सेक्शंस में पढ़ते हैं। सेक्शन किस चीज के होते हैं, कोर्सेज के, तो ये वन कोर्स may have many sections, या फिर इस तरह भी पढ़ सकते हो many sections, ठीक है, belongs to one course, ठीक है, इस तरह भी हो सकते हैं, या many course, one course has
मेनी सेक्शंस, इस तरह भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। ये वन का मतलब एक कोर्स और एन का मतलब मेनी सेक्शंस, ठीक है। एम का मतलब मेनी स्टूडेंट्स और एन का मतलब मेनी मेनी सेक्शंस। इसी तरह से एक सेक्शन को प्रोफेसर पढ़ाता है तो ये लिखा हुआ है वन प्रोफेसर, ठीक है। वन प्रोफेसर टीचेस मेनी सेक्शंस। दोबारा पढ़ता हूं, देखें, वन प्रोफेसर यानी कि एक प्रोफेसर पढ़ाता है, टीचेस मेनी सेक्शंस, ठीक है। तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। अच्छा, उसी उसके बाद एक डिपार्टमेंट में वन डिपार्टमेंट ऑफर्स, ठीक है, ऑफर करता है मेनी कोर्सेज। तो यहाँ पे एन दिया हुआ है, मेनी कोर्सेज। तो बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कर सकता है एक डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 5 कोर्सेज, 100 कोर्सेज ये ऑफर कर सकता है। तो वन टू मेनी कोर्सेज। अच्छा, ये कोर्सेज टेबल अपने आप से भी इसकी रिलेशनशिप है। तो इसके लिए मेनी कोर्सेज हैव प्री रिक्विजिट ऑफ मेनी कोर्सेज। तो बहुत कुछ सारे कोर्सेज के प्री रिक्विजिट बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। तो इसलिए इसने सेल्फ अपने आप से रिकर्सिव रिलेशनशिप बनाया है। यहां पर देखें, मेनी वन डिपार्टमेंट हैज मेनी प्रोफेसर्स, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मेनी प्रोफेसर्स वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। यहां से भी पढ़ सकते हैं, यहां से भी पढ़ सकते हैं, बस यहां पे रिलेशनशिप का नाम चेंज होगा सिर्फ। जैसे इसको मैं कहता हूं मेनी प्रोफेसर्स वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट, ठीक है। या फिर इसको अगर ऐसे पढ़े तो वन डिपार्टमेंट हैज मेनी प्रोफेसर। यहां वर्क हटा के हैज लिखोगे तो फिर ये वन टू मेनी भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी है यहाँ पे। तो इसने लिखा है कि मेनी प्रोफेसर्स वर्क ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एन का मतलब मेनी है, एम का मतलब भी मेनी है। तो मेनी प्रोफेसर्स वर्क ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को आप क्या कहते हो? ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि टेबल्स कौन से हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। ये डायग्राम अगर आप किसी के साथ बैठ के समझाना चाहें, किसी को, मैनेजर के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, डेवलपर के साथ, तो वो आराम से इस डायग्राम को देखेगा और समझ जाएगा कि क्या करना है मुझे। वो फिर उसकी प्रोग्रामिंग कर देगा, कोडिंग कर देगा। और ये वाले जो डायग्राम आपने बनाए हैं, ये डायग्राम आप उसको दोगे तो वो समझ जाएगा कि टेबल के नेम्स क्या रखने हैं और उनके कॉलम्स के नेम क्या होंगे। सारे कॉलम्स लिखना जरूरी नहीं है, कुछ कॉलम्स आप बता लोगे, बाकी जो मिसिंग कॉलम्स है वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज बताएगा उसको कि टेबल्स जो आपने बताए उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स कौन से हैं। वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उसमें आप मुझे ये वाला डायग्राम बना के दिखाओगे और ये वाले डायग्राम्स बना के दिखाओगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। उसके ऊपर मार्क्स नहीं है, लेकिन वो सीखने के लिए आपको मैं दूंगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस।